हम इस चीज के बारे में पढ़ चुके थे, अपनी तवज्जो इधर हो, एक्सक्यूज मी, कि रिपल टैंक क्या होता है। हमने रिपल टैंक के बारे में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम रिपल टैंक को यूज करके इसकी फर्दर एप्लीकेशंस पे क्या करेंगे, बात करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव और डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव। तो हम एक बार फिर ट्राई करते हैं रिपल टैंक को समझने की कि रिपल टैंक क्या होता है। रिपल टैंक में हमारे पास ये टेबल है। इस टेबल के जो सरफेस होती है ये ट्रांसपेरेंट होती है। इसके ऊपर हमने एक ग्लास की ट्रे रखी हुई है, ग्लास मतलब एक शीशे की ट्रे रखी है, जिसके अंदर हमको लिक्विड यानी पानी डाल देंगे जो ऐसा मीडियम वर्क करेगा। उसके अंदर जो वेव्स ट्रैवल करती है, हम वो ऐसा मीडियम हम उनको क्या करेंगे, उसके अंदर ट्रैवल करेंगी, वाटर वेव्स की तरह वो ट्रैवल करेंगी। हम उन वेव्स का बिहेवियर स्टडी करना चाहते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर एक लैंप लिया था, जिसकी जो लाइट है वो फॉल करेगी किसके ऊपर, आप कह सकते हैं लैंप कह सकते हैं, एलईडी कह सकते हैं, जिसमें से क्या निकलेगी, लाइट निकलेगी जो यहाँ से होती हुई वापस नीचे जो मौजूद है स्क्रीन, इसके ऊपर क्या करेगी, फॉल करेगी। अब आप ये जानते हैं कि जब ये ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट अगर फॉल करेगी स्क्रीन के ऊपर, किसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, तो स्क्रीन के ऊपर उस वाटर का शेड बनेगा। वाटर का क्या बनेगा, शेड। अब अगर हम इस वाइब्रेटर से यहाँ पे पानी को डिस्टर्ब करना शुरू करते हैं, मतलब पानी में वेव्स क्रिएट करना शुरू करते हैं, तो ये वेव्स यहाँ पे क्रिएट होकर आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगी। जब ये वेव्स मूव करेंगी तो ऑफ कोर्स वेव्स की मूवमेंट की वजह से स्क्रीन के ऊपर भी एक मूवमेंट आएगा। स्क्रीन के ऊपर मूवमेंट इस तरह से आएगा, कुछ ब्राइट रीजन बनेंगे और कुछ डार्क रीजन बनेंगे। जो ब्राइट और डार्क रीजन होंगे वो इस तरह से आगे की तरफ मूव करते हुए नजर आएंगे, यानी उस तरफ मूव करते हुए नजर आएंगे जिस तरफ हमारे पास वेव क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है। अब हमने ये करना है कि हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो वेव बनी, हम सपोज करते हैं कि ये वेव इस तरह से बनी है। एक उसका क्रस्ट होता है, अपर जो है मीन पोजीशन से जो अपर पार्ट होता है वेव का, ये वेव का क्रस्ट होता है। दूसरा ये वेव का क्या होता है, ट्रफ होता है। नेक्स्ट वंस अगेन इसका क्रस्ट आ जाता है, फिर इसका क्या आ जाता है, ट्रफ आ जाता है। ये बात अब गौर से सुने कि जब लाइट हमारे पास यहाँ पे आकर फॉल करेगी इस क्रस्ट रीजन पर, इस पर, इस क्रस्ट रीजन पर, तो यहाँ से जो लाइट है वो क्या हो जाएगी, इसके अंदर अब्सॉर्ब हो जाएगी, और ये लाइट यहाँ से गुजरने के बाद सीधी स्क्रीन पर एक ब्राइट रीजन बनाएगी। यानी कि जहाँ लाइट होती है वो रीजन ब्राइट है, रोशनी मौजूद है वहाँ पे। जबकि जो ट्रफ वाला रीजन है ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, बाउंस बैक कर देगा, लाइट वापस चली जाएगी, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ये वाला रीजन जो बनेगा ये क्या बनेगा, डार्क बनेगा। कौन सा रीजन बनेगा, डार्क। और वापस ये जो क्रस्ट है ये वाला रीजन हमारे पास वंस अगेन ब्राइट। अब आप देखिए कि आपके पास ब्राइट रीजन, फिर डार्क रीजन, फिर ब्राइट रीजन, फिर डार्क रीजन बनता है। ये हमारे पास क्या एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। ये हमारे पास रिपल टैंक इस तरह से वर्क करेगा। अब हमने इस रिपल टैंक के लिए तीनों केसेस को देखना है। नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स को, कि वेव्स की रिफ्लेक्शन क्या होती है। तो मैंने ये ट्रे वंस अगेन यहाँ पर एक बार फिर ले ली कि यहाँ पर वेव्स जनरेट हो रही हैं, और अगर हम इसके दरमियान में यहाँ पर ये हमने एक शीट रखी है, अगर ये क्या है, फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्स्टेकल है, ये क्या है, ऑब्स्टेकल। मतलब ऑब्स्टेकल सादा वर्ड्स में बात करें, कोई अपोजिशन है, कोई रुकावट है, कोई चीज हमने पानी के आगे रख दी है ताकि वो वेव्स को वापस क्या करे, रिफ्लेक्ट करे। अब वेव्स जब किसी मीडियम पर स्ट्राइक करती है तो ये तीनों किस्म के फिनोमेना कर सकती है। रिफ्लेक्शन हो सकती है, रिफ्रैक्शन हो सकती है और डाइफ्रैक्शन हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपने मीडियम को किस तरह से रखा हुआ है। तो उसके दरमियान में वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है और लाइट वेव है, तो वहां पे रिफ्लेक्शन होगी। बाय द वे हम पहले रिफ्लेक्शन को देखकर फिर आगे चलते हैं कि यहाँ पे ये जो ऑब्स्टेकल है, जब ये लाइट आकर इसके ऊपर फॉल, सॉरी, जब ये वाटर वेव्स इसके ऊपर आकर क्या करेंगी, फॉल करेंगी, तो यहाँ से अगर ये बाउंस बैक कर जाती है, मतलब एज चीज वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है किसी ऑब्स्टेकल की वजह से, तो हम ये कहेंगे कि वाटर वेव्स जो है जो जनरेट हो रही थी वहां टकराने के बाद वापस पीछे जा रही है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। और बुक पे भी हम इसको कैसे पढ़ते हैं कि when a wave traveling in one medium falls on the surface of another medium, जब एक मीडियम यानी कि ये लिक्विड मीडियम में था और दूसरा मीडियम हमारे पास क्या था, सॉलिड, तो प्लास्टिक की शीट रखी, ये दूसरा मीडियम था, जब उसके ऊपर जाके फॉल करती हैं तो वहां से वो बाउंस बैक कर जाती है, और वो जो उसकी बाउंस बैकिंग है, इट मे बाउंस बैक इन द फर्स्ट मीडियम। दिस फिनोमेना is known as
रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। अब यही जो रिफ्लेक्शन है ये हम लाइट वेव के लिए भी देख सकते हैं। रिपल टैंक को अगर साइड पे करें, आप एक ग्लास स्लैब लें, उसके अकॉर्डिंग देखें, आपने एक ग्लास के अंदर देखा कि एक सरफेस के ऊपर, एक मिरर के ऊपर, इसके ऊपर एक मिरर के ऊपर जब लाइट आकर फॉल करती है तो वहां से लाइट वापस बाउंस बैक हो जाती है। अब ये बात है कि जो हमारे पास वेव्स जो होती है, जिस एंगल से वेव इंसिडेंट एंगल बनाती है, जितना इंसिडेंट एंगल होता है उतना ही वापस उसका क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल इस बात को हम यूं समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक ये सरफेस है, यहाँ पर लाइट आकर फॉल कर रही है, ठीक है, और यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट कर रही है। तो अगर आप यहाँ पे इसका नॉर्मल ड्रा करें इस तरह से, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका ये होगा उतना ही ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, उतना इसका क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट हमने जो रिफ्लेक्शन को क्लियर किया उसमें क्या है कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो दोनों क्या है? इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जो है वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। सेम ऐसा ही रिपल टैंक के अंदर भी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। रिफ्रैक्शन ऑफ वेव कि वेव की रिफ्रैक्शन कैसे होती है। अब रिफ्रैक्शन ऑफ वेव के लिए हमने वही रिपल टैंक को कंसीडर किया कि आप अगर यहाँ पर इसमें एक जो है वो प्लास्टिक की शीट या कोई मटेरियल उसके इस तरह डेप्थ में रख दें ताकि एक तरफ जो है पानी ज्यादा हो, दूसरी तरफ पानी क्या हो? कम हो। तो अब जब वाटर जो है एक तरफ डीप होगा, दूसरी तरफ क्या होगा? वाटर कम होगा। तो इस वजह से क्या चेंज आएगा? हम ये कहते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ वेव असल में उस वक्त तक होती है जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। अगर हम लाइट वेव्स की बात करें, जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए और वो अपना पाथ यानी वो अपना रास्ता चेंज कर ले, हम उसको कहते हैं ये क्या है? दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। हम इसको यहाँ पे यूं डिफाइन करते हैं कि when waves enter from one medium to another medium, जब waves एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं, they bend away slightly from their original path due to change in their speed। वो ये बात बड़ी गौर से सुनने वाली है कि जब वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं तो उनकी स्पीड चेंज होती है, और स्पीड चेंज होने की वजह से वेव्स क्या कर लेती हैं? अपना पाथ चेंज कर लेती हैं। तो हम ये कहेंगे कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव्स जाती हैं वो अपने पाथ को बेंड कर लेती हैं बिकॉज इनकी स्पीड चेंज हो जाती है। तो हम इसी फिनोमेना को कहां देख रहे हैं? रिपल टैंक के अंदर। हम ये कहेंगे कि यहाँ पे हमने एक प्लास्टिक की शीट रख ली इस टैंक ट्रे के अंदर, ये पहले पूरा पानी से भरा हुआ था, फिर हमने यहाँ पे एक ट्रे रख ली। अब ये जो इसका ये पोर्शन बन रहा है, ये इसमें पानी जो है वो कम है, उसकी सरफेस पर यहाँ पानी ज्यादा है। इट्स मीन डीप वाटर में, मुझे रखना, डीप वाटर में जो वेव की स्पीड है वो ज्यादा है, और जो आपके पास शैलो वाटर है, मतलब जहाँ पे पानी कम है, वहां उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ऐसा किस वजह से हुआ कि यहाँ जो है वो जो मीडियम है उसको ज्यादा है, वहां मीडियम जो है वो कम हो गया है, दैट्स व्हाई उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाएगी। स्पीड चेंज होने की वजह से लाइट क्या कर लेती है? अपनी डायरेक्शन बदल लेती है, अपनी डायरेक्शन सॉरी वेव्स अपनी डायरेक्शन बदल लेती है। हम सेम फिनोमेना लाइट के लिए भी देख सकते हैं कि अगर आप एक ग्लास स्लैब लें, जैसे आप एक गिलास के अंदर अगर पानी लेते हैं इस तरह से, और उस गिलास में आप कोई चीज इस तरह से रखते हैं, तो आप जहां देखते हैं कि पानी की सरफेस है, पानी की सरफेस के बाद आपको वही चीज इस तरह से बेंड हुई भी नजर आती है। अब ये भी किस वजह से हो रहा है? ये भी हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ वेव की वजह से हो रहा है कि हमारे पास उसकी जो सरफेस है वो बिल्कुल सीधी हमें नजर नहीं आती। फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से सीधी होती है सरफेस, तो हमें जहां पानी की सरफेस है उसके बाद ये चीज इस तरह से बेंड हुई नजर आती है। तो ये भी किसकी वजह से हो रहा है? रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। तो ग्लास स्लैब के अंदर ये देखिए लाइट सीधी आ रही है, यहां से उसने पाथ बेंड कर लिया है, वापस जब मीडियम में गई है तो उसने वापस उसी पाथ को फॉलो कर लिया है। तो स्पीड चेंज होने की वजह से उसका पाथ भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो इसकी जो स्पीड की इक्वेशन होती है वेव के लिए वो होती है v f लैम्डा, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी पर और वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। इट्स मीन शैलो वाटर और डीप वाटर में उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है, उसकी वेवलेंथ चेंज होती है, उसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। और आगे हमारे पास आता है डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट बहुत सिंपल है कि अगर आप क्या करें, वो जो आपने ट्रे ले रखी है जिसके अंदर पानी है, उसके अंदर आप एक ऐसा ऑब्स्टेकल रखें कि वो फुली इस तरह से मुकम्मल मटेरियल ना हो, बल्कि उसके दरमियान में थोड़ा सा एक होल बना लें
उसके दरमियान में एम्प्टी स्पेस रख लें, और वो जो एम्प्टी स्पेस होगी उसमें से वेव्स पास कर सकेंगी, उसमें से क्या हो सकेंगी, वेव्स पास कर सकेंगी। अब डायफ्रैक्शन डिपेंड करेगी उस स्लिट के साइज पर, उसको हम स्लिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लिट्स बोलते हैं। अगर एक से ज्यादा भी रख सकते हैं, बहरहाल हम रिपल टैंक के अंदर सिर्फ एक ही स्लिट को लेकर स्टडी करते हैं। ये हमने वो ऑब्स्टेकल रखा है इसके अंदर। अब यहाँ से आपके पास क्या हो रहा है, वेव्स आ रही हैं, और ये जो वेव्स आ रही हैं, इन वेव्स के यहाँ आने से यहाँ पर वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हुई हैं, तो इन्होंने क्या कर दिया, ये डाइफ्रैक्ट हो जाती है, ये क्या हो जाती है, बिखर जाती है। क्या, अगर स्लिट का साइज कम हो तो उतना सर्कुलर शेप ज्यादा बनती है, अगर स्लिट का साइज जो है वो ज्यादा हो, इतना सर्कुलर साइज जो होता है वो सर्कल्स आगे जो बनते हैं वो कम बनते हैं। अब डाइफ्रैक्शन की वजह से हम देखते हैं कि अगर आप एक लाइट के सामने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखें तो दूसरी तरफ दूर दीवार पर उसका शेड नजर नहीं आता, क्योंकि लाइट ने आगे जाकर डाइफ्रैक्शन की वजह से लाइट अपना पाथ बेंड करके वहां पे वापस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर लेती है, और यूं उसका शेड क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस लाइट को लें, अगर यहाँ से लाइट गुजर रही है तो यहाँ गुजरने के बाद ये इस तरह से क्या बन रहे हैं, एक सर्कल से बन रही है। और अगर हमारे पास ये स्लिट का साइज जो है ये देखिए ज्यादा हो, तो जो लाइट गुजरेगी, जो लाइट आपके पास से गुजरेगी, वो लाइट एज इट इज गुजरेगी, वो लाइट क्या होगी, एज इट इज गुजर जाएगी वहां से, और वो बेंड नहीं होगी। अब दूसरी बात ये, अगर हम चाहते हैं कि किसी सिस्टम के अंदर डाइफ्रैक्शन हो, वो जो वेव्स हैं वो डाइफ्रैक्ट करें, बेंड करें अपने पाथ को सर्कल शेप में, और उसमें से गुजरने के बाद लेफ्ट और राइट साइड पे क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो हमें स्लिट का साइज कम से कम रखना होगा। कीप इन माइंड स्टूडेंट्स के वो वेव कभी भी डाइफ्रैक्शन नहीं कर सकती जिस वेव की वेवलेंथ का साइज, जिस वेव की वेवलेंथ का साइज, यानी वेव की वेवलेंथ का अगर साइज जो है वो क्या है, वेवलेंथ का साइज जो है वो उसकी स्लिट के साइज से कम हो, तो वो वेव डाइफ्रैक्शन नहीं करेगी बल्कि सीधी स्ट्रेट मूव कर जाएगी। तो डाइफ्रैक्शन के लिए ये जरूरी है कि आप जो स्लिट ले रहे हैं, आप जो स्लिट ले रहे हैं उसका जो साइज है, उसका जो साइज है स्लिट का साइज, वो वेव की वेवलेंथ से बहुत कम हो। जितना कम होगा इतनी अच्छी डाइफ्रैक्शन होगी, जितना उसका साइज ज्यादा होगा इतनी कम डाइफ्रैक्शन होगी। तो दैट वाज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव्स ऑफ रिपल टैंक।